जय हिंद। स्टडी उत्सव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जनरल साइंस का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2019 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इस क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस है जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके होने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है नंबर 1, NaCl plus AgNO3 becomes AgCl plus NaNO3. द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यह रिएक्शन किसका एग्जाम्पल्स है? तो देखिए, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। ठीक है, तो देखिए यहाँ में क्या हो रहा है, Na यहाँ चला जा रहा है और Ag यहाँ आ रहा है, मीन्स आयंस क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो Na यहाँ जाके NaNO3 बन गया और Ag यहाँ आके AgHCl बन गया। क्या बन गया? AgCl। तो आयन एक्सचेंज होने को क्या बोलते हैं हम लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है। किसके बीच में? जो दो रिएक्टेंट है वह रिएक्टेंट के बीच में आपस में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट जिप्सम। तो देखिए, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 प्लस 2H2O। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, CaSO4 2H2O। अगर यही क्वेश्चन बोलता प्लास्टर ऑफ पेरिस तो क्या होता, हाफ H2O होता। CaSO4 हाफ H2O, तब क्या होता, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, Among the first 4 alkali metal in group 1 of the periodic table, lithium, sodium, potassium, rubidium, the most electropositive metal। तो ये देखिए, एक्चुअली अगर क्वेश्चन में बोलता ये सब ऑप्शन, ये सब नहीं देखे, बोलता है क्या, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो आंसर क्या होता, आंसर होता कैल्शियम CS। बट यहाँ दे दिया है ऑप्शन, तो हमें कैल्शियम जो है यह आंसर नहीं देना है, हमें क्या देना है, इस ऑप्शन में से चुन के देना है। तो देखिए, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, रुबिडियम है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। कैसे हुआ ये? तो देखिए, ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, हम एल्केली मेटल बोलते हैं। ठीक है, क्या मेटल बोलते हैं, एल्केली मेटल। तो एल्केली मेटल क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो जैसे साइज इंक्रीज होता है तो उसी प्रकार क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो देखिए, लिथियम में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 3, तो 2,1, यहाँ में 2 सेल है। सोडियम का 2,8,1 3 सेल हो गया। पोटेशियम का 2,8,8,1 4 सेल हो गया। तो देखिए, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, मीन्स जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। और जैसे साइज इंक्रीज होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ग्रुप में जब हम लोग टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो प्रॉपर्टी है क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट यहाँ में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो इस 4 ऑप्शन में सबसे नीचे क्या है, रुबिडियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुबिडियम। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं देता, पूछता द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो क्या होता है आंसर, कैल्शियम। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4, द एंजाइम सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंडेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। इसका आंसर होगा सेरिबेलम। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम रिप्रेजेंट गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड का सेक्स क्रोमोजोम का क्या पेयर होगा? तो याद रखिएगा क्या होगा, XX। ठीक है, तो गर्ल चाइल्ड का क्या होता है, XX, और बॉय चाइल्ड का क्या होता है, XY। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ दिया है 2 मीटर, मीन्स F का वैल्यू कितना दिया है, 2, और पावर का फॉर्मूला होता है 1/F। तो 1/F, F कितना दिया है, 2, और ये जो फोकल लेंथ है किसका है, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस होने से क्या होता है, माइनस में होता है। कॉन्वेक्स होने से प्लस होता, बट कॉन्केव इसलिए क्या होगा, माइनस। तो -1/2, और 1 में 2 से डिवाइड करने कितना आएगा, 0.5, सो -0.5।
तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी -0.5 डी। डी का मतलब क्या? डायोप्टर। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है? डायोप्टर। कैपिटल डी लिखते हैं हम लोग, चलिए डायोप्टर को, -0.5 डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच कलर इज स्कैटर्ड मस्ट बाय वेरी फाइन पार्टिकल्स। तो देखिए जो ब्लू कलर है ना, वह क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होता है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। और रेड कलर जो है उसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है। ठीक है, इसीलिए रेड कलर को डेंजर कलर के रूप में यूज किया जाता है, डेंजर सिग्नल के रूप में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी हो सकता है, टाइडल एनर्जी हो सकता है, ठीक है, एनर्जी फ्रॉम द सी हो सकता है। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बाकी कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये सब क्या है? ये सब कन्वेंशनल है। तो जब बोलेगा नॉन कन्वेंशनल तो क्या आएगा? सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम बैक्टीरिया इज इंक्लूडेड। देखिए बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा किस में होगा ये? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डिकम्पोजर। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डिकम्पोजर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हिच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल। देखिए एसिड HCl, एक मेटल लिए Na, जब HCl Na से रिएक्शन करता है तो क्या होता है? NaCl बनता है और H2 बनता है, मीन्स हाइड्रोजन गैस। व्हिच गैस इज लिबरेटेड? तो आंसर हो गया हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल। ठीक है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या बोला। क्वेश्चन 4, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन एलिमेंट इज 2883, राइट इट्स एटॉमिक नंबर। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इन सारे को अगर हम प्लस करते हैं तो एटॉमिक नंबर मिलता है। तो 2 + 8 + 8 + 3, तो 2 + 8 10, 18 एंड 3 21, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 21। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेयर इज इंसुलिन हार्मोन सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर हो गया क्या? पेनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई। नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है? तो नॉर्मल आई का फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। अगर बोलता है नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। क्या बोला है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन व्हेन डिप्ड एन आयरन नेल। मान लीजिए आयरन नेल क्या हो गया आपका? Fe, और इसको डिप किए किसमें? CuSO4, कॉपर सल्फेट में। तो क्या होगा? Fe जो है क्या है? मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और हो जाएगा FeSO4, FeSO4, और यह कॉपर क्या हो गया? अकेला हो गया। तो दिस रिएक्शन इज ए व्हाट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर क्या कर रहा है? सॉरी, आयरन क्या कर रहा है? मोर रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है? FeSO4। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेज। ये रिएक्शन लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? तो देखिए तेल युक्त खाद्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ को अधिक दिनों तक रख देने से क्या होता है? उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? विकृत गंधिता। ठीक है, दुर्गंधिता। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए ये जो एक एसिड जो होता है वह एक्वस सोल्यूशन में आयंस फॉर्म करता है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यह आयन फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में क्या फॉर्म करते हैं? आयन फॉर्म करते हैं। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन फॉर्म करने के कारण क्या होता है? यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एन एलिमेंट X हैज एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे तो 2, 8, 3। स्टेट द ग्रुप टू विच X बिलोंग इन द
पीरियोडिक टेबल। तो कौन सा ग्रुप में होगा? तो याद रखिएगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हुआ या 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो हम बोलेंगे क्या? बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप। 1 होने से फर्स्ट ग्रुप और 2 होने से सेकेंड ग्रुप। 1 होने से फर्स्ट ग्रुप, 2 होने से सेकेंड ग्रुप। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, देन क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है 10 को प्लस करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए हमें 2, 8 थी, लास्ट में 3 है, तो 3 में 10 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। तो क्या होगा? यह कौन सा ग्रुप में होगा? 13th ग्रुप। ठीक है, तो यह हो गया 13th ग्रुप। कौन सा ग्रुप में हो गया? आंसर हो गया इन 13 ग्रुप एलिमेंट एक्स बिलोंग्स, या एलिमेंट एक्स बिलोंग्स इन द 13th ग्रुप। लास्ट में 3 है तो 10 प्लस करना पड़ेगा। हम बताए ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लास्ट में हो तो 10 प्लस करना पड़ता है ग्रुप आने के लिए। और पीरियड तो हम बोल सकते हैं, देखिए 2, 8, 3 तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इसको बोलेंगे थर्ड पीरियड। सेल को काउंट करना पड़ता है। पीरियड निकालने के लिए क्या काउंट करना पड़ता है? सेल। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, 3 सेल है तो क्या होगा? थर्ड पीरियड। इज एक्स अ मेटल और नॉन मेटल? तो याद रखिएगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हुआ, लास्ट में 1 हुआ या लास्ट में 2 हुआ या लास्ट में 3 हुआ तो उसको बोलेंगे मेटल। लेकिन लास्ट में अगर 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन मेटल। ठीक है, याद रहेगा ना? ओके, तो हमने क्या बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 हो या 2 हो या 3 हो तो उसको बोलते हैं मेटल। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन मेटल। नंबर 11 देखिए अब, व्हाट आर ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। मेंशन द फंक्शन ऑफ लिवर इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, देख लीजिएगा। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन एंड जिबरलिन इन प्लांट्स? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? 15 देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राइट डाउन 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यह क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ऑब्जर्व द डायग्राम। यह सनलाइट है और यहाँ रखा हुआ सिल्वर क्लोराइड। तो याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग सनलाइट में ले जाते हैं तो क्या होता है? वह ग्रे हो जाता है। ठीक है, और वह AgCl क्या होता है? ब्रेक होके Ag और Cl2 बनता है। मीन्स यह क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यहाँ क्वेश्चन बोला है ए नंबर, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होगा? तो आंसर हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें हीट देना पड़ा है इसलिए इसका स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक। जिस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हीट देना पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंडोथर्मिक। तो यह टाइप हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके अंदर में क्या आ गया है? इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक क्यों? कि इसमें हीट देना पड़ रहा है। क्या हीट देना पड़ रहा है? सनलाइट देना पड़ रहा है इसमें हीट, इसलिए हो गया इंडोथर्मिक। सो आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, तो आंसर हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर बी, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन। तो AgCl सनलाइट ब्रेक होके Ag बन गया, Cl2 बन गया। नंबर सी, मेंशन 1 कमर्शियल यूज ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसका यूज बताना है। तो इट इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्टेट 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन तो आएगा ही एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट 21 देखिए, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हाउ डज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव? इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? U। सो U का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? माइनस में होता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है और लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस में होता है। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो देखिए फोकल लेंथ F का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर।
और क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स, CONVEX, एक्स का मतलब प्लस समझिएगा, CONVEX, एक्स का मतलब क्या समझिएगा, प्लस। कॉन्वेक्स लेंस मीन्स क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉन्वेक्स लेंस दिया है, इसलिए क्या होगा, प्लस होगा। एक याद करने का ट्रिक दे रहे हैं आपको, कॉन्वेक्स CONVEX, इस एक्स को आप प्लस के रूप में देखिएगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स जहाँ रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, जो भी हो, जहाँ भी रहेगा कॉन्वेक्स, एक्स मीन्स प्लस समझिएगा आप। तो ये हो गया -10 सेंटीमीटर, एफ हो गया +15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो देखिए यू का वैल्यू हो गया, एफ का वैल्यू हो गया। अब लेंस फॉर्मूला, तो वी नो दैट 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसको बोलते हैं हम लोग लेंस फॉर्मूला, ओके। नाउ 1/v माइनस 1/u, यू का वैल्यू कितना है, -10, सो u के जगह लिखना होगा -10, ठीक है, इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू कितना है 15, ठीक है। सो 1/v एंड दिस इज माइनस, सो माइनस माइनस प्लस 1/10 इक्वल टू 1/15, ठीक है। सो 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10 है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो -1/10 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, 1/v इक्वल टू 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 15 और 10 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। सो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, सो 5 3 जा 15, 2 जा 30, इसका एलसीएम हो गया 30। अब देखिए 30 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, 2 आया, सो 2 × 1 2 होगा, माइनस हो माइनस। अब 30 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा 30, 3 आया, सो 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे देखिए 1/v इक्वल टू -3 में से 2 गया, कितना होगा, -1/30, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो v × 1, v इक्वल टू 30 × 1 30, और माइनस है तो माइनस, ओके। सो v का वैल्यू कितना आ गया, v का वैल्यू आ गया -30। तो v का वैल्यू -30 आ गया, -30 का मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज कहाँ बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हाट इज माइपिक आई, शो विथ डायग्राम, हाउ कैन दिस डिफेक्ट ऑफ आई बी करेक्टेड। तो देखिए माइपिक आई मीन्स क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। शो विथ डायग्राम, इसका डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम यहाँ हो देखिए लिखा हुआ है माइपिक आई, तो यह डायग्राम बनाना है, ओके। यह आपका पेज नंबर 189, पेज 189 साइंस का इंग्लिश बुक में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है देखिए, यह रेगिया और रेटिना पर न कट के उससे थोड़ा निकट कट गया, मीन्स उससे पहले ही क्या हो गया, इमेज बन गया। तो रेटिना पर नहीं बन के उससे पहले इमेज बन गया, इसलिए क्या होगा, या इसी कारण दूर की वस्तुओं का इमेज रेटिना पर न बन के कहाँ बन गया, आगे बन गया, तो वह वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। देख रहे होंगे आप कि दूर एक वस्तु है, उस वस्तु से प्रकाश का किरण जा रहा है, ठीक है, रे ऑफ लाइट जा रहा है, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेटिना पर नहीं कट के उससे थोड़ा पहले ही कट गया। यही कारण है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है।
तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसे दूर करने के लिए देखिए क्या क्या किया जाता है। करेक्शन फॉर माइपिया। माइपिया मीन्स निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। तो इसमें कॉनकेव लेंस का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, मीन्स यह अपसारित करता है, मीन्स किरण को क्या करता है, थोड़ा अपसारित करता है, मीन्स फैला देता है। तो जब यह किरण जा रहा है इसको फैला दिया तो फिर यह जब हमारे आँख के कॉन्वेक्स लेंस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो कहाँ कटेगा, वो रेटिना पर ही इमेज उसका बनेगा। ठीक है, इसलिए माइपिया को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। ओके, तो अगर बोलेगा कि ड्रॉ द डायग्राम फॉर करेक्शन ऑफ माइपिया, तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में माइपिक आई का डायग्राम पूछा है तो आपको यह डायग्राम बनाना पड़ेगा, और जब पूछेगा करेक्शन फॉर माइपिया तो आपको यह डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, मेंशन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, राइट डाउन 2 डिसएडवांटेज अकॉर्ड फ्रॉम दीज। सो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो देखिए, रिडॉक्स इसको अगर हम तोड़ेंगे तो एक मिलेगा RED और दूसरा मिलेगा OX। तो RED का मतलब रिडक्शन और OX का मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्स का मतलब रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो वह रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिडक्स रिएक्शन। ओके, इन ए रिएक्शन when one reactant is reduced and the other reactant is oxidized, then this type of reaction is known as redox reaction. ठीक है, identify the following in the reaction. क्या दिया हुआ देखिए, ZnO plus C becomes Zn plus CO. O और C मिलके CO बन गया और Zn क्या हो गया, अकेला हो गया। ZnO plus C becomes Zn plus CO. यहाँ बताना क्या है, the substance oxidized. ऑक्सीडाइज मीन्स किस में ऑक्सीजन प्लस हुआ है, तो सी में ऑक्सीजन प्लस हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी इज ऑक्सीडाइज्ड। आंसर क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या हो जाएगा, कार्बन। आंसर हो जाएगा कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि कार्बन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन प्लस हुआ है। ठीक है, कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन प्लस हुआ है, तो इसको बोलेंगे कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन रिड्यूस हुआ है, मीन्स किसके अंदर से ऑक्सीजन निकला है। रिड्यूस का मतलब किसके अंदर से ऑक्सीजन निकला है। तो ZnO से ऑक्सीजन निकल के क्या बन गया, Zn बन गया। तो क्या होगा, ZnO इज रिड्यूस्ड। क्या हो जाएगा, ZnO इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जिसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो दे सकता है। ठीक है, जिसके पास ऑक्सीजन रहेगा वही ना ऑक्सीजन किसी को दे सकता है। तो इसमें जिसके पास ऑक्सीजन रहेगा, जिस रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन रहेगा वह क्या कर सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है, तो वही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखिए, ZnO के पास में ऑक्सीजन है, या ZnO क्या कर सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है, ऑक्सीजन दे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ZnO रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, ZnO के पास में ऑक्सीजन है, तो इसलिए ZnO क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, ZnO। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो देखिए कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लेके CO बन गया, मीन्स कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, या ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन क्या करा रहा है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, माने कार्बन के कारण ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसके कारण ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इस कार्बन के कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन प्लस करके CO हो गया, मीन्स ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन के कारण
इस कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए जेडेनो ऑक्सीजन क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था, ऑक्सीजन छोड़ रहा था, ऑक्सीजन छोड़ रहा था, तो क्या हो गया ये, जेडेनो क्या कर रहा था, रिडक्शन कर रहा था, तो जेडेनो रिडक्शन कर रहा था, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो कार्बन को बोलेंगे हम लोग क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल से याद रखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, जेडेनो ऑक्सीजन है तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कार्बन ऑक्सीडेशन कर रहा है तो कार्बन हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टर्म्ड एज एन एंटासिड, हाउ डज इट रिएक्ट विद एक्सेस HCl इन आवर स्टमक, व्हाई इज सच अ रिएक्शन कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देख लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 29, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू डिफरेंट चेम्बर्स ऑफ हार्ट ऑफ ए मैन विथ नेट लेवल डायग्राम। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार। ठीक है, मीन्स कॉन्वेक्स मिरर का यूज रियर व्यू मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर होगा कि कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर के रूप में यूज क्यों किया जाता है। इसका दो कारण है। फर्स्ट, दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनता है। इरेक्ट मीन्स सीधा और डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉलर मीन्स छोटा इमेज बनता है। ठीक है, और दूसरा इसमें रीजन होगा, दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और क्या दिया हुआ देखिए, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स आर का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। एक मिरर से 5 मीटर की दूरी पे एक बस रखा हुआ है, मीन्स यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर। फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 4 मीटर, मीन्स आर का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4 मीटर। और कौन मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स CONVEX, एक्स का मतलब प्लस समझिएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, CONVEX, एक्स का मतलब ये ट्रिक है, एक्स का मतलब प्लस समझिएगा। दैट मीन्स रेडियस क्या होगा, प्लस में होगा। रेडियस क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। फिर क्या दिया हुआ है, अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 5 मीटर, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है, सो ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होता है। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ द बस। पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द बस, बस का जो इमेज बनेगा उसका पोजिशन हमें फाइंड करना है। देखिए, वी नो डैट 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो 1/v प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है, -5। ठीक है, -5 इक्वल टू 1/f। तो देखिए f इक्वल टू क्या होता है, r/2। f इक्वल टू क्या होता है, r/2। f इक्वल टू r/2, और यहाँ r का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, 4/2, 2 2 जा 4। तो f का वैल्यू हो गया 2 मीटर। ओके, f का वैल्यू कितना हो गया, 2 मीटर। तो यहाँ f का वैल्यू हम लोग 2 यूज करेंगे। ओके, तो देखिए हम 1/v प्लस माइनस 1/5 इक्वल टू 1/2, 1/v इक्वल टू 1/2, और ये -1/5 है, ये जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस 1/5 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 5 का एलसीएम 10 हो गया। 2 5 जा 10, 5 आ रहा है तो 5 से ऊपर में इंटू करेंगे 1 में, तो 5 1 जा 5 आएगा। प्लस फिर 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 आ रहा है, इस 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2,
तो ये हो गया 1/v इक्वल टू 5 + 2 7/10। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए v इंटू 7 तो 7v इक्वल टू 10 इंटू 1 10। सो v इक्वल टू क्या हो गया 10 और 7 जाकर क्या हो गया डिवाइड हो गया 10/7। ओके, देयरफॉर इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू हो गया 10/7 मीटर। ओके, अब देखिए पोजीशन ऑफ इमेज में फाइंड करना है। तो पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, v का वैल्यू देखेंगे। v का वैल्यू क्या है प्लस में, प्लस का मतलब क्या होगा बिहाइंड द मिरर। ठीक है, प्लस का मतलब क्या होगा बिहाइंड द मिरर। अगर लेंस होता तो क्या बोलते हैं हम लोग राइट साइड ऑफ द लेंस। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मीन्स मिरर के पीछे, बोल सकते हैं हम लोग राइट साइड ऑफ द मिरर। इसको हम लोग राइट साइड ऑफ द मिरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10/7 मीटर। सब यह क्या हो गया इमेज डिस्टेंस हो गया, मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में पूछता फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज, अगर नेचर निकालने के लिए बोलता तो हम लोग नेचर निकालने के लिए क्या निकालते हैं मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू होता है -v/u मिरर के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लेंस दिया रहता तो क्या होता है यहाँ में प्लस हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसलिए क्या होगा मिरर में माइनस होता है, मिरर में क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, सो v का वैल्यू कितना दिया हुआ 10/7 डिवाइड u का वैल्यू कितना है, तो u का वैल्यू है आपका -5 बाई कुछ नहीं तो क्या है 1। ठीक है, सो 10/7 इंटू ए -5/1 डिवाइड में है, इसको जब अप में ले जाएंगे इंटू करें तो उल्टा हो जाएगा 1/-5। ठीक है, तो 5 से कैंसिल होगा 2 बार में, तो 2/7 और माइनस है तो माइनस, सो -2/7 आ गया। कितना आ गया -2/7 माइनस आ गया। सो माइनस का मतलब इमेज क्या होगा नीचे की ओर बनेगा, मीन्स क्या बनेगा वास्तविक और उल्टा, मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर क्या हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, m का वैल्यू माइनस में आ गया, सो माइनस में आ गया, इसका मतलब इमेज क्या होगा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज बताइए, तो देखिए इमेज का साइज हम यहाँ से देख के बता सकते हैं। अगर ये जो -2/7 आया तो नोमिनेटर क्या है छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो पूरा जो वैल्यू आएगा क्या होगा 1 से छोटा आएगा। दैट मीन्स साइज ऑफ इमेज क्या हो गया स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आप सिंपल यहाँ से देख के बोल सकते हैं, अगर ऊपर में अगर छोटा है तो क्या होगा इमेज छोटा बनेगा, अगर इसके तुलना में ऊपर में अगर बड़ा नंबर आया तो इमेज क्या होगा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो देखिए मीन्स या 2 है या 7 है, तो 7 के कंपेयर में 2 क्या है छोटा है, ऊपर में क्या है छोटा है, ऊपर में अगर छोटा है इसका मतलब साइज ऑफ इमेज क्या होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा 23 क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो v का वैल्यू निकाल दिए थे हम लोग -30। ठीक है, और इसके आगे हम फाइंड द नेचर ऑफ इमेज नहीं बताए थे। तो अगर नेचर ऑफ इमेज निकालना हो या साइज ऑफ इमेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। क्योंकि 23 में मैंने सोल्व कराया है और सिर्फ फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज करा के छोड़ दिया था। ठीक है, छूट गया था। तो v का वैल्यू कितना है -30 है, और क्वेश्चन में u दिया हुआ था कितना, u दिया हुआ था -10, तो हमें m निकालना है। तो याद रखिएगा m का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू होता है v/u, क्योंकि यह लेंस है और लेंस में क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, लेंस में क्या होता है v/u, यहाँ प्लस होता है। ओके, सो v का वैल्यू कितना है -30 और u का वैल्यू कितना है -10, सो माइनस माइनस कैंसल और 0 0 कैंसल, सो कितना हो गया 3/1 मीन्स 3 हो गया।
m का वैल्यू क्या हो गया, +3 आ गया। m का वैल्यू +3, m का वैल्यू प्लस में आ गया। प्लस का मतलब इमेज क्या होगा, इमेज ऑफ वाट बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा, इमेज मीन्स सीधा बनेगा। तो इमेज सीधा बनेगा, इसका मतलब वास्तविक सॉरी आभासी और सीधा। सो यहाँ से हम लोग नेचर बोल सकते हैं। तो यहाँ नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। ओके, आभासी और सीधा। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन ने पूछ दिया साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज के लिए m देख सकते हैं आप। तो m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 3/1। ठीक है, 3 नीचे कितना है, 1 है, 1 तो नहीं लिखा जाता है। तो 3/1 में ऊपर 3 है, ऊपर बड़ा है, ऊपर बड़ा है, इसका मतलब इमेज क्या होगा, बड़ा होगा। तो इमेज क्या हो गया, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज क्या हो गया, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, कितना बड़ा बनेगा, 3 टाइम्स। इसको बोल सकते हैं 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, ऐसे बोल सकते हैं। 3 आया ना, 3/1 का मतलब 3, तो हम बोल सकते हैं 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। ओके, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। एक्सप्लेन एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन, आइडेंटिफाई द एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन among the following: wings of an insect, wings of a bat, 4 limbs of frog, 4 limbs of a woman। ठीक है, तो देखिए एनालॉगस और होमोलॉगस का डिफिनेशन देख लेते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस को बोलते हैं समजात अंग, एनालॉगस को बोलते हैं समरूप अंग। जिन अंगों की उत्पत्ति और रचना एक जैसी होती है परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें समजात अंग मीन्स होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। जैसे मनुष्य के अगले पैर पकड़ने के लिए, घोड़े के अगले पैर दौड़ने के लिए, मेढक के अगले पैर कूदने के लिए होता है। ठीक है, मीन्स सबका क्या है, हमें फंक्शन अलग अलग है, सबका कार्य क्या है, अलग अलग है। यहाँ देखिए समरूप अंग क्या होता है, जिन अंगों की उत्पत्ति और रचना भिन्न भिन्न होती है परंतु कार्य एक जैसे होते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे चमगादड़ के डैने और तितली के पंख दोनों ही उड़ने के काम आते हैं, मीन्स दोनों का कार्य क्या है, समान है। ओके, अब देखिए यहाँ मैं अना चूज करके कि कौन सा एनालॉगस है और कौन सा होमोलॉगस ऑर्गन है। तो विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ ए बैट, यह दोनों उड़ने के लिए होता है, मीन्स दोनों का फंक्शन सेम है। दोनों का फंक्शन सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, एनालॉगस हो गया। ये भी एनालॉगस ऑर्गन हो गया और ये भी क्या हो गया, एनालॉगस ऑर्गन हो गया। विंग्स ऑफ इंसेक्ट भी एनालॉगस और विंग्स ऑफ बैट भी क्या हो गया, एनालॉगस। अब देखिए 4 लिम्स ऑफ फ्रॉग मीन्स मेढक का अगले पैर, अगले 2 पैर। 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के अगले 2 पैर। तो मेढक का अगले 2 पैर कूदने के लिए होता है और मनुष्य के अगले 2 पैर पकड़ने के लिए होता है। दोनों का फंक्शन अलग हो गया, दोनों का कार्य अलग अलग हो गया। कार्य जिसका अलग अलग होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोलॉगस। तो यह होमोलॉगस ऑर्गन है और यह भी क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जनरल साइंस का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।